कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इवल एंड विशियस मशीन। जनाब स्पीकर, आज शख्सी और वक्ती मसलहत की खातिर अगर आपने इन बिल्स को आपने बुलडोज होने दिया तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। ईवीएम मशीन कोई ईवल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी बिजी दिन था आज सियासत के एतबार से, पार्लियामेंट के एतबार से। जॉइंट सेशन था जिसके अंदर तकरीबन 3 दर्जन के करीब जो बिल हैं वो हुकूमत जो पिछले 3.5 सालों से मौखर होते रहे, यानी लोअर हाउस से वो पास हो जाते थे, सेनेट से जाके उनको डिफीट होती थी, वो सारे पाइलअप करके इकट्ठे आज जो है गवर्नमेंट ने उनको पास करने में कामयाब हो गई। लेकिन उसके अंदर 2-3 इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल जो बिल थे, वो उसमें सबसे ज्यादा अहमियत तो ईवीएम की है, जिस हवाले से बड़े अरसे से एक डिबेट जो है वो पार्लियामान के अंदर, हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया के अंदर चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। दूसरा जो है वो आई वोटिंग, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पूरी दुनिया के अंदर बताया जाता है कि 80 से 90 लाख के करीब हैं। अब अगर उसमें आधी अगर नंबर भी अगर इसमें हिस्सा ले लेता है तो वो एक काफी बड़ा नंबर होगा। उनको भी यानी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हक दे दिया गया है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हमने कुलभूषण जाधव की रिव्यू यानी अपील के हवाले से हाई कोर्ट के अंदर वो अब अपील कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया था उस हवाले से ये अमेंडमेंट की गई है। और एक स्टेट बैंक के हवाले से अमेंडमेंट की गई है जो कि IMF के कहने के ऊपर हुई है कि उसको ऑटोनॉमी दी जाए। उसके अलावा तकरीबन 33, ये सारे मिला के 33 के करीब ये सारे बिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है वो कामयाब तो हो गई, यानी 222 का नंबर था उनके पास, 222 के करीब मेंबरान जो थे सेनेट एंड नेशनल असेंबली इत्तेहादियों को मिला के वो वहां पे मौजूद थे और हुकूमत ये काम जो है वो करने में कामयाब हो गई। अब ये ईवीएम जो है उसका अमल दरामद कैसे होगी, उसका जो प्रोक्योरमेंट है वो कैसे होगी, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या रद्द अमल देती है, अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या करेगी। और दूसरा जो है जितने भी पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, अपोजिशन का ये कहना है कि उनको आप कुछ मखसूस सीटें दे दें बजाय इसके कि आप एक ऐसा प्रोसेस शुरू करें कि जो कि फॉल्टी हो और जिसको कल को दोबारा से उसके ऊपर सवालात उठाए जाएं। और इवन ईवीएम के हवाले से भी जैसे आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये एक इवल विशियस मशीन है, यानी ये कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। ताहम हमारे मुल्क के अंदर जितने भी माजी में इंतखाबात होते रहे हैं उनके ऊपर सवालात उठाए जाते रहे, खासकर 2013 के इंतखाबात के अंदर PTI जो है वो खुश नहीं थी और फिर धरना भी दिया उन्होंने। 2018 के इंतखाबात को कहा यह जाता है कि ये PTI ने चुरा लिए हैं। सो इस एतबार से तो ये बेहतर है कि कोई ऐसा एक मैकेनिज्म लाया जाए कि जिसमें तमाम जो सियासी जमातें या वो उम्मीदवार जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं वो उस नतीजे को, नताइज को कबूल करें। बट देन सवाल यही है कि आगे चल के जब इंतखाबात होंगे तो ये अगर मशीनें भी आप ले आते हैं और उसके बाद भी अगर सवालात उठाए जाते हैं तो फिर उसका हल क्या होगा। इन तमाम मामलात के ऊपर और जो बिल आज पेश किए गए हैं इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, आप रुकन कौमी असम्बली के PMLN के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब सेनेटर अब्दुल कादिर साहब PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। जनाब फारूक हमीद साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डिफेंस एंड पोलिटिकल एनालिस्ट, फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये
پاس ہو چکے ہیں بل، خصوصاً یہ جو اصلاحات ہیں الیکشن کی، انتخابات کے حوالے سے. سو اپوزیشن جو ہے وہ تقریر کے دوران بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ان کو چیلنج کریں گے. تو اب آپ لوگوں کے پاس جو فورم ہے وہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری ہے، تو آپ لوگ کیا جوڈیشری کو اپروچ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج یہ کافی متنازع بل تھے اور اس پہ جو کچھ ووٹنگ بھی ہوئی اس پہ بھی کنفیوژن رہا، کیونکہ ہمارے حساب سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 221 ووٹ ان کے تھے، تو ہم بار بار کہتے رہے کہ اس پہ دوبارہ گنتی کی جائے اور صحیح طرح گنتی کی جائے، لیکن اسپیکر صاحب بضد رہے اور انہوں نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی. تو ہمارے پاس تو بالکل یہ آپشن ہے اور ہم نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ یہ نہ تو الیکشن کمیشن ان کو مانتا ہے، نہ ہی ان کا ابھی تک کوئی پائلٹ پروجیکٹ ہوا ہے، اور ہم ہر صورت میں یہ جو ای وی ایم مشین ہے یا پھر جو اوورسیز کا کو ووٹر رائٹ دیا گیا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اس پہ ہمیں آبجیکشن ہے. اور پھر جو اسٹیٹ بینک کو ساورینٹی دی گئی ہے اس پہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے، اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور اس کو ایک قسم کا پورا خود مختار بنا دیا گیا ہے جس کی جواب طلبی یا اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام متنازع بل تھے اور جس انداز سے آج وہ پاس کیے گئے وہ بالکل سب کے سامنے تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مچھلی گھر بنا ہوا تھا اور اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہوا. تو یہ جو مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی تھی اس کی ذمہ داری کس، مطلب اپوزیشن نے تو ہنگامہ تو اپوزیشن نے شروع کیا. اپوزیشن نے اگر یہ کہا کہ ووٹنگ صحیح طرح گنتی کر لیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ گنتی کر رہے ہیں، تو اس وقت اور اسپیکر صاحب نے بالکل ون سائیڈڈ رولنگ دی اور ون سائیڈڈ انہوں نے کہا. لیکن گنتی کرنے میں کیا اعتراض تھا؟ اگر کوئی ان کے ووٹ تھے، اول تو یہ جو بل کے رولز ہیں، اس کا جو جوائنٹ پارلیمانی سیشن کے رولز ہیں، اس میں میجارٹی ان کو ووٹ چاہیے تھا ٹوٹل اسٹرینتھ کا، جو کہ 222 بنتے تھے، اور یہ انہوں نے 221 ڈکلیئر کیے جو ہمارے حساب سے اس میں 212-13 سے اوپر نہیں تھے. تو وہ باوجود اس کے کہ انسسٹ ہم کر رہے ہیں تو گنتی کرنے میں کیا ہے. لیکن آپ کے پاس بھی 203 کے قریب لوگ تھے نا جی وہاں پہ موجود. وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی اعتراض نہیں کرے، پر ہم سمجھتے ہیں کہ 222 ووٹ کم از کم چاہیے تھے ان کو یہ بل پاس کرنے، اور ہم ضرور جائیں گے سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ اپنا لیگل، اور آلریڈی الیکشن کمیشن بھی ان کو نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے کہ اس میں سکم ہے، اس میں آئینی کئی سکم ہے اور اس میں آئین کے مطابق نہیں ہے یہ جو آپ ای وی ایم مشین کہہ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں اسٹیٹ بینک کا جو کر رہے ہیں جی، اسٹیٹ بینک کا ایک باہر سے آیا ہوا بندہ، وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہوتا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے. عام طور پہ آئی ایم ایف کا ریٹائرڈ، یہ بھی ابھی موجودہ گورنر بھی آئی ایم ایف سے کے ملازم تھے اور ریٹائرمنٹ انہوں نے کی. تو وہ اس کو پورا اختیار دے دینا ملک کا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ جو مرضی کرے، یعنی مانیٹری پالیسی میں جو مرضی کرے، اس کے بعد جو کچھ ڈالر کا ریٹ رکھنا چاہے. دیکھیے میں نے کل ہمارے یہاں فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں نے ان سے کہا کہ پچھلے 6 مہینے میں 23 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے اور اگلے 6 مہینے میں 23 روپے اور بڑھ جائے گا. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ڈپٹی گورنر آئے ہوئے تھے اسٹیٹ بینک کے، تو ان سے میں نے کہا کہ کیا 200 کی طرف آپ لے جائیں، بتائیے تو کہاں روکنا ہے آپ نے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس قانون سازی کے بعد تو پھر آپ ڈپٹی گورنر بھی جو ہے یا ان کا کوئی ڈائریکٹر بھی آ کے وہاں پہ مطلب کسی بھی کمیٹی کو آ کے جواب دہ نہیں ہوگا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. عبدالقادر صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں کہ واٹ از دا شیورٹی کہ ای وی ایم جو آپ لوگ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ متنازع نہیں ہوگا، اپارٹ فرام اٹس آپریشن کے کہاں کہاں لگے گا، جن پولنگ بوتھس کے اندر لگے گا، لوگوں کو کیسے آپ ایجوکیٹ کریں گے. چلیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، بٹ ہاؤ وی کین انشور کہ جی ای وی ایم کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو بڑے شفاف الیکشن ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحید بھائی ایسا ہے کہ جب تک آپ ٹیکنالوجی کی طرف امپروومنٹ کی طرف جائیں گے نہیں تو آپ پہلے دن ہی گھر سے ہی ہم اس کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ لے کے چلیں گے اور اپوزیشن کسی بھی حکومتی قدم کو چاہے وہ
کتنے بھی حد تک ملک کے انٹرسٹ میں ہو یا پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ میں ہو، پولیٹیکل پروسیس کے انٹرسٹ میں ہو، اس کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ پارلیمان ایک فورم ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر اگر اپوزیشن کو کوئی تحفظات تھے، کوئی اعتراضات تھے، تو یہ اپنے ایکسپرٹس کو لے کے وہ لاتے کہ یہ جو مشین ہے جس کی آپ نے پریزنٹیشن دی ہے یا جس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ امپروومنٹس آپ کریں. سرے سے یہ کہہ دینا کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا پروسیس کو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جانے ہی نہیں دیں گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پہلا سٹیپ سے ہی یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے امپروومنٹ ہونے ہی نہیں دینی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے، ہر 5 سال کے بعد جب گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کرائیں گے. الیکشن کمیشن خود ایک خود مختار آزاد ادارہ ہے جس کی یہ پروف ہے کہ they have written 37 points، جس میں سے انہوں نے جو 27 پوائنٹس تھے وہ تو انہوں نے اپنی انیبلٹی یا اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بتایا کہ یہاں ہم لیک کرتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا یا ٹریننگ مانگی یا ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے بتائیں. مطلب وہ کوئی ایسے پوائنٹس نہیں ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. تو میری تو یہ اپنے دوستوں سے، اپنی پارٹی سے، اپنے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ امپروومنٹ کے لیے آپ کے پاس فورم موجود تھا، آپ کے پاس کمیٹیاں تھیں، آپ اس پہ ڈسکشن کرتے. لیکن سینیٹر صاحب آپ لوگ اس کو یو کوڈ ہیو ڈن اٹ ان اے بیٹر مینر. آپ کوئی کنسنسس، شہباز شریف صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر صاحب کو، تو آپ اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ اس کو کنسنسس سے کیا جاتا تو بہتر نہ ہوتا. دیکھیں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج جو ماحول تھا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ایک دیکھیں نا اسپیکر کے اوپر پیپر پھاڑ کے پھینکے جا رہے ہیں، ایک عجیب قسم کی what kind of a message we were sending to the public. وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز، وہ سینیٹرز، وہ لوگ جو پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ بحرین کے اسپیکر آئے ہوئے تھے، وہ پہلے ہی نکل کے چلے گئے اس سے. اسپیکر کے جی اسپیکر کے اوپر پیپر پھاڑ کے پھینک رہے تھے اور کیا لینگویج چوز کر رہے تھے. کیا یہ جمہوریت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے؟ کیا ہمارا جو ایوان بالا اور ایوان ذہنی جو پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جن کو الیکٹ کر کے عوام نے بھیجا ہے، وہ اس طرح سے اپنا ایکسپریشن کریں گے کہ جی ہم یہ. لیکن اپوزیشن کا اعتراض یہ ہے نا کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ون سائیڈڈ ساری گیم جو ہے وہ کھیل رہے تھے. He was not independent. دو دفعہ گنتی کرائی اور ان کے اپنے بندے اس کے ساتھ کاؤنٹنگ کرتے رہے. اور جب کہ آپ خود بتائیں کہ دیکھیں نا، جب ہمارے تمام لوگ موجود تھے اور ہماری پارٹیز جو ہماری اتحادی پارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ تھی، تو ہمارے نمبرز ہیں ہی 227 یا سم تھنگ لائک دس. تو 221 222 وہاں موجود تھے. اس بات پہ تو بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور میجورٹی ووٹ سے وہ ہونا تھا. جس طرح یہ کہنے ہیں کہ 213 یا 14 تھے تو بھی میجورٹی ووٹ تھا. تو میجورٹی ووٹ سے دیکھیں جو چیز آپ وٹ از الیکشن، بھائی جو بندہ جو میجورٹی ووٹ کرے گی، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے وہ پروونشل الیکشن ہو، چاہے وہ آج کا جوائنٹ سیشن کا الیکشن ہو، بل انٹروڈیوس ہوا اور میجورٹی آف دی اور پرپز ہی اس کا جوائنٹ سیشن کا پرپز ہی یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ میجورٹی بتا بھی. ٹھیک ہے، میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو آج جس قسم کا مطلب بل جو ہے وہ پاس ہو چکے ہیں، ڈو یو تھنک کہ اس سے جو اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ یہ ایک اگلا الیکشن جو ہے اس کو چرانے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ ای وی ایم کی مشین اور یہ آئی ووٹنگ کا پروسیس اس وقت تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. جی بریگیڈیئر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وحید بھائی، پاکستان کے عوام، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے محترم جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، الیکٹڈ ممبر رائٹ ناؤ. ہم اس چیز سے بہت تنگ آ گئے ہیں. یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. ہر الیکشن کے بعد 2013 ہو، 2018 ہو، الیکشن ریگنگ، تحریکیں، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بن رہے ہیں، سارا ایفرٹ لوگوں کا ضائع جا رہا، پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹیرینز کا، پھر وہ الیکشن ٹریبیونلز اور یہ اور سارا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ we've had enough of these election rigging اور یہ تمام معاملہ. میرا خیال ہے
क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कहते हैं भी हमें ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन चाहिए जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, किसी किस्म की रिगिंग ना हो, नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, 100% परफेक्ट कोई चीज सिस्टम नहीं होता, कहीं ना कहीं लूप होल रह जाते हैं। वो दी इम्प्रूवमेंट्स आर ऑलवेज, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इसलिए ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम जो है हमारी डेली मर्रा की जिंदगी में हम बहुत डिजिटलाइज हो गए हैं। करोड़ों लोग जो हैं वो स्मार्टफोन्स हैं, हम अपने बिल्स ऑनलाइन देते हैं, हम बायोमेट्रिक कराने के आदी हो गए हैं, हम एटीएम्स को ऑपरेट करते हैं और बहुत कुछ जो है अब ऑनलाइन ही चलता है पाकिस्तान में। ऑनलाइन शॉपिंग भी अब शुरू हो गई पाकिस्तान में। सो कहने का मतलब यह है कि लोग मेंटली मेरा ख्याल तैयार हैं कि ये ईवीएम्स अगर आती हैं और एक पूरे मैकेनिज्म के साथ पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट होता है जो कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो दो तीन चीजें होंगी। धांधली कब इसलिए होगी, नंबर एक कि जो पिछले दहाइयों में फेक वोट्स, जाली वोट, बोगस वोट्स, अब जो इनको कहें जो चल रहे हैं इलेक्शन दर इलेक्शन चल रहे हैं, एक तो वो सारे पकड़े जाएंगे। नंबर वन ये। नंबर टू, जो हम सुनते थे कि आज जनाब रात को पता लगा कि जी 10 पोलिंग स्टेशन के बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो गायब हो गए, वो लोग लेके भाग गए, ठीक है ना जी, या बैलेट बॉक्सेस को भर दिया गया, जाली वोट से स्टफ किया गया। आपको याद है 2013 में कराची में, मुझे याद ही याद है, मोहतरम फारूक सत्तार साहब जब इलेक्शन, मैं अल्ताफ हुसैन माफिया के दौर की बात कर रहा हूं, तो जब वो वोट काउंट आता था एमक्यूएम का, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 लाख वोट, 2.25 लाख वोट, 2.5 लाख वोट, वो बाद में पता चला कि बोरियां भर भर के शिनाख्ती कार्ड आते थे और जनाब वहां पे किसी के मजाल है जो कोई आगे पीछे कर ले, एंड दैट वाज द वे इलेक्शन होते थे कराची में। लेकिन 2018 में जब उनकी कमर तोड़ी गई उस माफिया के, हालात बदल गए एंड थिंग्स वर मच मोर ट्रांसपेरेंट एंड बेटर देन 2013। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम जो है that will ensure a transparency in the election? मैं अब ये डेफिनेटली एक आदमी 4 वोट नहीं डाल सकेगा। कैसर साहब, मोहतरम कैसर साहब, बिल्कुल उनकी बात सही है कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि एक दिन में 31 बिल बुलडोज करना बेशक लीगली करेक्ट तरीका हुआ है कि सिंपल मेजोरिटी से हो गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो ठीक है, वो सारी बातें, लेकिन क्या ही अच्छा होता, खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन रिफॉर्म जिसमें ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी, इसके ऊपर एक कोई डिबेट होते, हम भी ऑपोजिशन की तकरीरें सुनते, नए नए आइडिया, जैसे फाइनेंस बिल में ऑपोजिशन बोलती है, बड़े धीरे से बोलती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शेख साहब, आई वोटिंग के ऊपर, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, रेमिटेंसेस से हमारी जो मईशत है वो चलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलती है, यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स बाहर से भेजते हैं, तो उनको अगर वोट का हक मिलता है तो उसके तरीकेकार के ऊपर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है? जी हाँ, देखिए, हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को के वोट के ऊपर तो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तरीकाकार पे ऑब्जेक्शन है। हम समझते हैं कि जो बाहर बैठा हुआ है, कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, तो वो जरूरी तो नहीं कि वो खारिया से उसका वोट निकले, वो तो अब परमानेंट काफी अरसे से वहां पे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो ऐसा उनको सीटें दी जाएं ताकि उनकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह तो अगर जो ये तरीकाकार कर रहे हैं पीटीआई वाले, उससे तो शायद कोई एक भी ओवरसीज पाकिस्तानी एमएनए या सेनेटर ना बन सके। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर ममालिक जैसे सऊदी अरेबिया है, वहां पे तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही बैन होती है, वहां पे कहां पे जाके वोट डालेंगे? जी हाँ, यही तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशन है ना, यही तो बात हो रही है कि क्या तरीका कार होगा और कोई किस तरह पता चलेगा कि कौन सा पूरा उसका जो वोटिंग लिस्ट है वो पूरी निकालनी पड़ेगी, कैसे पता लगेगा कौन सा इलाके का कौन सा बंदा किस वोटिंग लिस्ट में शामिल है। तो वो एक, देखिए ना, असल तरीका तो ये है कि तमाम मामलात को बैठ के, इससे पहले भी तो अमेंडमेंट होती रही है ना, कानून में अमेंडमेंट भी हुई है, आईन भी बना है 1973 का, ये 18वीं तरमीम भी हुई है, सारी कंसेंसस से हुई है। मुझे ये समझ नहीं आती कि पीटीआई को ये क्या है, हम कब मना कर रहे हैं। लेटर दिया मियां शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर साहब को कि ठीक है, आइए बात जो पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, और आज ही मुझे जो स्टैंडिंग कमेटी में भी ये आइटम डिस्कस हुआ, वो भी तकरीबन तकमील के मराहल पर था, उस लास्ट मोमेंट पे उसको फवाद चौधरी साहब ने आके मुतनाज़ा बना दिया। तो ये चीजें बैठ के अगर कानून बनाना है, अभी देखिए ना, ये इलेक्शन तो पहले ही मुतनाज़ा हैं, अक्सर आप देख रहे हैं कि
1970 के बाद शायद ही कोई एक इलेक्शन हो जिस पे कंसेंसस हो कि बिल्कुल ठीक अच्छी तरीके से हुआ है। अब अगर फर्ज कीजिए अब आज से ही मुतनाज़ा आपने बना दिया, एक बहुत बड़ी अक्सरियत, चलो मान लेते हैं कि इनके वोट ज्यादा हैं अपोजिशन के, लेकिन मामूली सा फर्क है ना, वो सब इलेक्टेड लोग हैं। अगर बहुत बड़ी अक्सरियत तमाम पार्टियां जो अपोजिशन में हैं वो अगर इख्तलाफ करें तो आज ही से इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो गया। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। बनाते ना जी, मुतफिका फैसला हो। सेनेटर साहब, ये आई वोटिंग को किस तरह से किया जाएगा, इसकी अब मतलब तरीक़ेकार क्या होगा? नहीं, देखें, ये जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं आई थी तो उस वक्त इमरान खान ने कहा और उसे अपने एजेंडे में डाला, अपने मंशूर में डाला कि हम अपने एक्सपेट्रिएट्स को वोटिंग राइट देंगे, उनको हम इफेक्टिव रोल देंगे पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान को ह्यूज अमाउंट ऑफ $30 बिलियन की रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनका बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी में रोल है। और जो लोग, ये आपके सामने सबका पूरी एम्बेसीज से भी इनके आईडी कार्ड CNICs इशू होते हैं और CNIC की बेस पे इनकी इलेक्टोरल रोल में इनके नाम हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन उस तरीक़ेकार के तहत वोट का राइट देगा और वो अपना वोट जिस तरह पहले भी वो अपना बैलेट डिस्पैच करते हैं, तो आखिर वोट तो लोग करते हैं, लेकिन आई वोटिंग से उनको एक टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड तरीके से वोट करने का राइट मिलेगा। आप लोगों को वोट में शामिल करने से हम क्यों एतराज करते हैं और ये कह रहे हैं कि जी कंसेंसस डेवलप किया जाता है। कंसेंसस तो डेवलप करने के लिए 1 साल से EVM और इन चीजों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हर जगह पे सिवाय एतराज बराए एतराज या अपोजिशन या नेगेटिव बात के अलावा हमने तो कोई ऐसी बात, क्रिएटिव मशवरा या कोई एक ऐसी चीज कि जी इस तरह से आप इस प्रोसेस को इम्प्रूव करें, EVM को इम्प्रूव करें, इलेक्शन को इम्प्रूव करें, आई वोटिंग को इम्प्रूव करें, वो तो हमने अपोजिशन से नहीं देखी। सिर्फ और सिर्फ हमने ये एतराजात देखे कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए और ये हम नहीं होने देंगे और आज से ही हमारा इलेक्शन मुतनाज़े है। ये तो अगर खुद ये कह रहे हैं कि 1970 से आज तक कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो इलेक्शन की रिफॉर्म्स का तो हमारा एजेंडा था और पहले दिन से जब इलेक्शन हुआ हमने कहा जी आए रिफॉर्म्स करते हैं, तो रिफॉर्म्स पे तो ये जा नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ एतराज करने और बार बार कहते हैं बुलडोज। यार व्हाट डू यू मीन बाय बुलडोज? इफ देयर इज हमारे पास नंबर्स ज्यादा हैं, अददी अक्सरियत है, तो आप इसी तरह फैसला करेंगे ना। और ये जो आप कहते हैं ना 30 बिल या 25 बिल, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द बिल्स वर पास्ड बाय द नेशनल असेंबली और वो जाके वहां पे सेनेट में सिर्फ या तो हमारा इजलास नहीं हो सका या वो वहां पुटअप नहीं हो सके या वहां की जो कमिटीज हैं वहां रेफर करा दिए गए और वहां डिले कराया गया। और वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि 90 डेज से जब एक्सपायर हो जाए तो ठीक है सेनेटर साहब। हाँ बिल्कुल। ब्रिगेड साहब, मैं एक और ब्रेक ले लूं, फिर आपको चूंकि पूरा टाइम देना और मैंने कुलभूषण यादव वाले जो मामला है जो उसके ऊपर कानून साजी की है उसके ऊपर भी आपका कमेंट जो है लेना चाहूंगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फारूक साहब, कुलभूषण यादव की अपील के हवाले से जो कानून साजी हुई है उसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और एक दहशतगर्द के लिए कानून साजी करना और उसको बचाना, क्या यह दुरुस्त अमल है? देखिए, ये तो उसी का फॉलो अप है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2-3 साल पहले फैसला आया था कि ही मस्ट गेट अ फेयर ट्रायल। और अभी उनका आपको मालूम है कि शायद एक गवर्नमेंट लॉयर है, गवर्नमेंट ने उनके उस कंडीशन को मीट करने के लिए ICJ के कि हम उनको, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आने के लिए तैयार ही नहीं है ना। वो किसी उसमें हियरिंग में जाते हैं ना, कहीं हाई कोर्ट में जाके कहीं अपील में कहीं अपना जो है वो करते हैं जी जवाबनामा दाखिल करते हैं। जी, मकसद ये है कि बेशक इंडियंस कोऑपरेट ना करें, लेकिन हम ये तासुर नहीं देना चाहते टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि देखें जनाब, हम आपकी जजमेंट के मुताबिक जो है हम उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या हम अबाइड नहीं कर रहे हैं बाय योर वर्डिक्ट। तो वो गवर्नमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको डेथ सेंटेंस पे ली हुई है। और बिल्कुल यू आर राइट, ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर एंड अ रॉ एजेंट एंड अ टेररिस्ट।
तो दैट इज द इशू। मेरा नहीं ख्याल इस पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कभी कोऑपरेट करेगी। देखते हैं आगे मामला क्या चलता है। इंपॉर्टेंट स्टेट बैंक की जो बात की अपना कैसर साहब ने, देखिए ये बात कॉज ऑफ कंसर्न है। आज अगर 175 रुपीज तक डॉलर 125 से चढ़ता चढ़ता यहाँ पे पहुंच गया है, व्हाट इज द गारंटी एंड व्हाट इज द श्योरिटी कि जनाब पता लगे 6 महीने बाद 200 क्रॉस कर जाए? वाई? बिकॉज द स्टेट बैंक इज इंडिपेंडेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बिल्कुल एक कॉज ऑफ कंसर्न जो है। और ये याद रखें कि आज ही फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर जो बैठे हुए हैं क्या उनको नहीं समझ आती, जो कानून बनाने वाले लोग हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि वी हैव ऑल द गुड ब्रेन इन द पीटीआई, लीगल ब्रेन सारे, वो उसमें बात सही है, फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन बहरहाल अब वो यही आईएमएफ की कंडीशन है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। और आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की स्टेटमेंट आई अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर कि जनाब 5 कंडीशनैलिटीज हैं आईएमएफ की जो अभी तक हमने मीट नहीं की है या हमने करनी है, इंक्लूडिंग वन ऑन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फिर वो $6 अरब का पैकेज होगा। वो $6 अरब का पैकेज तो हमारे गिटों में बैठ गया। मतलब ये कि हमें अगर हमने इतना गिवन करना है। और लास्ट क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं ये बात कह दूं कि जनाब देखें क्यों ऑपोजिशन जो है वो ज्यादा परेशान है ऑन दी वोटर्स। ठीक है, वो कहते तो हैं कि बिल्कुल उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं क्लियरली देख रहा हूं कि एक पॉलिटिकल एडवांटेज है इमरान खान को, बिकॉज ये द बिग फॉलोइंग इन ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि वो डोनेट भी करते रहे इनके प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स, और एक मास फॉलोइंग है। तो इसमें एक पॉलिटिकल एज मिलेगा, एक इलेक्टोरल एज है इमरान खान को। मैं बाकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म आई वोटिंग का वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि एम्बेसीज में वहां पे पोलिंग बूथ बनेंगे, काउंसुलेट्स भी हैं, ठीक हो गया। लेकिन इमरान खान को इसका क्लियर एडवांटेज होगा विच कुड एड एज अ गेम चेंजर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। शेख साहब ये वोट नहीं है। शेख साहब, कुलभूषण यादव वाली जो वो है लॉ है, इसके हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? ये हम ये कहते हैं कि ये इंडियन जासूस है, उस जासूस के लिए आप एक स्पेशल कानून बना रहे हैं। ये क्या ये आप सोचते हैं कि कभी इंडिया की पार्लियामेंट भी कि पाकिस्तानी के लिए ऐसा? लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली हम आइसोलेट नहीं होंगे, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा। नहीं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल का आप लॉ पास कर रहे हैं। और भी कोई तरीका कार हो सकता था ना। ये कोई सारी दुनिया में हम जगहसाई कर रहे हैं कि एक इंडिया का जासूस है और उसके लिए हमारे पास कोई और नहीं है एक रास्ता। हम एक कानून बना रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट से उसको अप्रूव करा रहे हैं। ये तो एक ना समझ में आने वाली बात है। और ये जो स्टेट बैंक का जो मसला है ना, वो तो बहुत एक्यूट है। मैं आपको बताया ना कि ये ख्याल था असद उमर साहब का भी कि अगर हम डिवैल्यू करेंगे, यानी पाकिस्तान की करेंसी को कम करेंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लेकिन वो ख्याल तो गलत साबित हो गया, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज्यादा बढ़ी है। अभी हमारी इंपोर्ट जो है, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि तकरीबन 3.25 गुना एक्सपोर्ट से बढ़ गई है। कभी इससे पहले नहीं। ठीक हो गया। आखिरी जी बिल्कुल टाइम इतना बढ़ा दिया जी। सेनेटर साहब आप ये जी तो और बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। स्टेट बैंक वाला जो लॉ है उसके ऊपर आपका कमेंट जी। जी, एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ वही भी कि हमेशा ये जो आप हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर स्टेट बैंक हैं या आईएमएफ से आए, तो हमने इनको जोड़ दिया आईएमएफ के साथ। हमेशा तो ये ऐसा नहीं होगा जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर होंगे वो आईएमएफ से आए होंगे। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि व्हेन यू गो टू द आईएमएफ तो दे हैव देयर सर्टेन कंडीशनैलिटीज। अगर आप वो नहीं मानेंगे और ये $6 तो हम एक काम उनके कहने पे कल को वो कहेंगे आप डॉलर का होता है जी, कल को वो कहेंगे जी आप दूसरे किसी कानून को चेंज कर दें। तो देखें ना, कल को वो कहेंगे जी फाइनेंस मिनिस्टर आपका हमें पसंद नहीं है, इसको चेंज कर दें। नहीं, वो तो देखे ना, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना एक अलग बात है। एक आप ये $6 अरब की बात नहीं है। आपका जो ओवरऑल पैकेज है वो 25-30 अरब डॉलर का होता है। और ये कोई हमने आके शुरू नहीं किया, ये पिछले 25-30 साल के जो कर्जे लिए हुए हैं उसी को रीशेड्यूल करके उनसे लेते हैं, उनको वापस देते हैं, कंट्री को रन कर रहे हैं। और ये कंट्री को अगर आप रन नहीं करेंगे, डिफॉल्ट में चला जाएगा। जो मुल्क डिफॉल्ट में गए उनका क्या हाल है आपके सामने है। तो हमारे पास तो मतलब हम कोई अपनी खुशी से तो ये नहीं किया। ये आपके मुल्क की एक ऐसी मजबूरी बन जाती है। हमारी जगह इस चेयर में कोई और होता, वो भी इसको एक्सेप्ट करता। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब आपका, झगड़े खड़े करने। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपका, फारूक हमीद साहब आपका, कैसर अहमद शेख साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।